हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजन मार्केट। बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। ये यूथ कंपटीशन की बुक है, जिसमें आपको टीआरई 1, 2, 3 और जो 3 वाला आपका री एग्ज़ाम हुआ था उन सभी के क्वेश्चंस आपको जो जीएस में पूछे जाते हैं 40 मार्क्स का, उन सभी के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें पीआरटी 6 का, टीजीटी, पीजीटी, सभी इस तरह के जो भी आपकी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के क्वेश्चंस आपको इसमें टॉपिक वाइज मिले हुए। तो मैंने इसमें काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल पे विजिट करेंगे। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आप पेपर का जो ट्रेंड है वो भी समझ सकते हैं, किस तरीके से पेपर पूछा गया था। और आपका फिलहाल में टीआरई 4 होने वाला है। लगभग ये चुनाव से पहले या अंदाज़ा यही है कि चुनाव के पहले ही हो जाना चाहिए आपका टीआरई 4 का। तो आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो पेपर होगा ना वो काफ़ी टफ होगा पिछले जो पेपर हुए थे उनके मुकाबले। तो आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी। बाकी मैंने चैनल पे आपके जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का एनालिसिस किया हुआ है कि प्रश्न जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बाकी आगे की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हो सके तो शेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। आज इस पार्ट में हम देखेंगे विश्व का भूगोल। इससे पहले मैंने भारत का भूगोल कंप्लीट कर दिया है। आप आई बटन पे देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम विश्व का जो भूगोल है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं टीआरई में, जितने भी फिलहाल में पूछे गए उन सभी को देखेंगे। ये जो विश्व का भूगोल है इसमें आपका पहला जो पार्ट है इसका ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन पहला है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? देखिए, अधिकतम को बोलते हैं अपसौर, इसे बोलते हैं एफेलियन। यानी कि जो आपका पृथ्वी है सूर्य के मध्य जब अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर बोलते हैं, और न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, जिसके कारण वर्ष में सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बृहद ग्रह नहीं है? तो बृहद ग्रह आपका देखिए मंगल नहीं है। सौरमंडल में जो बड़े आकार के जो है, बड़े से छोटे आकार में के आधार पर 4 बड़े ग्रह हैं। देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसमें आपका शनि हो जाएगा, जो बृहस्पति हो जाएगा। बाकी जो मंगल है वो आपका बृहद यानी कि बड़े ग्रह में नहीं आता। जबकि जो मंगल है इसका आकार 7वां बड़ा ग्रह है, जो केवल बुध ग्रह से बड़ा है। तो इसका विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसमें जो सोल्यूशन दिया गया है या मतलब जो समझाया गया व्याख्या की वो भी मैं आप बता रहा हूँ। बाकी आपके पास अगर जो इसकी बुक आती है, एक घटना चक्र की आती है और एक आती है आपकी यूथ कंपटीशन की, तो है ही जो मैं करा रहा हूँ आपको। बाकी एक घटना चक्र की आती है, उसमें भी बीपीएससी जितने भी एग्जाम्स पूछती है तो क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। अगर आपके पास हो तो वो पढ़ लीजिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मैंने बहुत सारी बुक्स जो हैं जो टीआरई के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने शेयर की हुई हैं, तो वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के समान। तो ये बुध जो है, इसे मरकरी बोलते हैं, ये चंद्रमा के समान है। देखिए, बुध और शुक्र की दिखने वाली जो कलाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं, समान होती हैं। इस प्रकार कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती हैं। चंद्रमा का आकार बुध जैसा दिखाई देता है। इसमें विकल्प जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो सूर्य है, तो ये क्या है? तो सूर्य एक पीला तारा, येलोइस इसे बोलते हैं। सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य पीला दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, आपने विज्ञान में काफ़ी पढ़ा होगा, प्रकीर्णन और परिवर्तन वगैरह। तो इसमें आपके प्रकीर्णन को बताया गया। हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग रंग होती हैं। क्या होता है, वायुमंडल से गुजरने पर कुछ किरणें जो होती हैं चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमेशा पीली दिखती है और सूर्य को पीला तारा समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता हुआ चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिणाम में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसी असीमित घनत्व के द्रव मुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। देखिए, आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, उसे भी इंक्लूड किया गया इसमें। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा या भंगिनी ग्रह या एक जैसा तारा जिसे बोलते हैं इसे माना जाता है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र ग्रह को कहते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह जो है ये जुड़वा ग्रह के नाम से सांझ का तारा, भोर का तारा
और ध्रुवा भंगिनी ग्रह, इस तरीके से इसके नाम है, बहन ग्रह बोलते हैं इसे। शुक्र के वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 90 to 95% होती है। शुक्र और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते, याद रखिएगा। ये ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत यानी सूर्य की पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमण करते हैं। अगला देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो भी इससे संबंधित फैक्ट है। 7वां क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य जो टाइम है GMT, और इसमें भारतीय मानक समय जो IST है कितना आगे रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, यही है। तो प्लस आपका इस तरीके से लिखा होगा 1/5, 5 यानी 5.5 घंटे। देखिए यहाँ पे ग्रीनविच में इसका जो भारत का जो मानक समय निर्धारण है वो 82.5 डिग्री है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से ज्ञात किया जाता है। और IST जो है वो 5.5 घंटे ज़्यादा रहता है आपकी ग्रीनविच माध्यम से, ठीक है, ग्रीनविच जो माध्य है। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक होता है। ये देखिए आपका TI 3 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है यानी विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। जब इसमें अंतर निकालेंगे अतः स्पष्ट है कि विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 179 इसमें रेखाएं होंगी। तो देखिए जो समान अक्षीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में ग्लोब पर कुल संख्या जो होती है 89 है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 89 हो गई। इस प्रकार ग्लोब के 1 डिग्री अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हुई जाके 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी सम्मिलित इसमें होती है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो भूटान में है का स्थानीय समय निर्धारण कीजिए, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर के 12:30 बजे का समय है। तो देखिए आप इस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं। एक जो आपका डिग्री होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो देखिए ग्रीनविच और थिम्पू के बीच में 90 डिग्री देशांतर, जिसमें आपका 9 चौक 36 यानी 360 मिनट हो जाएगा। और अगर हम इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 6 घंटे हो जाएगा। तो थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से 6 घंटे अधिक है, अर्थात शाम 6 बजे जो PM बनेगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, फलतः पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता है। अगला देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। तो देखिए आपका शीत कटिबंध में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरीक में से एक से अधिक। उपरीक में से एक से अधिक। देखिए जो शीत कटिबंध होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में होता है। इसमें टैगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव एवं आर्कटिक वृत्त के बीच में स्थित होता है। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणें ही पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो इनका जो तापमान रहता है वो निम्न रहता है इसका। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी दोपहर के 2 बजे के। तो आप इसे 4 मिनट के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे 4 मिनट में आपका 30 डिग्री निकालना है तो 120 मिनट हो गया। 120 मिनट इक्वल टू 2 घंटा होता है। तो 12 बजे से आप 2 घंटे आगे जाएंगे तो 2 बज जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैंने बताया भी था आपको कि आप अगर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो आपका 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट का अंतर होता है। अगला देखिए, विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाओं से संबंधित जो फैक्ट हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। तो ये जो तेहरान पर्वत है ये आपके एल्बुर्ज में स्थित है। ये ईरान का राजधानी शहर है तेहरान। 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला ये शहर विशाल एल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की शिलाएं पाई जाती हैं। कारण देखिए किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। जो घाना तट है सोने के समृद्ध प्लेसर इसमें जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की शिलाएं पाई जाती हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि किसी समय ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, रियासती राज्य हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए संयुक्त अरब अमीरात यानी इसे UAE बोलते हैं। इसे 7 राज्यों में विभाजित किया गया। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कैन, फुजैरा और रास अल खैमा। इस तरीके से 7 हैं। ये BPSC में पूछा गया, क्या पता आपका
ये तैयारी 4 में पूछ दे, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से संबंधित जो इफेक्ट है, देखिए जो अभी 70वीं बीपीएससी के एग्जाम हुए हैं उसके भी प्रश्न मैं आपको करा दूंगा अलग से, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं या फिर उस टॉपिक से जरूर पूछता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी न्यून हिम रेखा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आल्प्स जो क्षेत्र है, आल्प्स क्षेत्र, तो पर्वतीय ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ होती है पूर्णतः कभी नहीं पिघलती। उच्च अक्षांशों पर हिमरेखा काफी नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिमरेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिमरेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमाव होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज अग्न्य शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, और जबकि कुछ अवसादी। तो 3 प्रकार की शैलें होती है, अग्न्य, कायांतरित और अवसादी। अग्न्य चट्टानों में प्रमुख रूप से जैसे लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टानें होती हैं इसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला इसके भंडार होते हैं। रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं? ये रूपांतरण से प्राप्त होती हैं, जैसे फाइलाइट होता है, सिस्ट होता है, नीस हो गया, कार्डजाइट हो गया, मार्बल, इस तरीके से। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो 18 का देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत इसे बोलते हैं। और ये जो सिद्धांत है ये इसमें टुकड़े मेटल से गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते रहते हैं। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा। जो अवसादी चट्टानें हैं इसे सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, इसमें आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, कायांतरित और अग्न्य में नहीं पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, चट्टानों के चूड़ होकर नीचे जमा होते हैं जाने से ही अवसादी शैलों का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैलों का विस्तार है। तो सबसे ज्यादा विस्तार पूछा जाए तो आपका अवसादी शैल है, इसे परतदार शैल ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपके जो जीवाश्म होते हैं इसमें पाए जाते हैं। अगला देखिए पर्वत, पठार एवं मरुस्थल से संबंधित क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानें सतह क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए फेल्सेनमीर, ये पर्वत सतह पर मिलती हैं चट्टानें, फेल्सेनमीर। अगला देखिए सहारा किस प्रकार का ये रेगिस्तान है? ये आपका गर्म रेगिस्तान है, यानी हॉट डेजर्ट इसे बोलते हैं। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। ये 10 अलग अलग देशों से सीमा साझा करता है। ये पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का लगभग 8% भाग पर फैला है। इसका क्षेत्रफल 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो अफ्रीका के 31% भाग को कवर करता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? देखिए आपका यंग फोल्डेड माउंटेन इसमें कौन सा नहीं है? देखिए उपयुक्त विकल्पों में एंडीज पर्वत को छोड़कर अरावली, अपलेशियन दोनों ही युवा बलित पर्वत नहीं है। जो अरावली है वो सबसे पुराना है, ठीक है, अपलेशियन इस तरीके से। ये प्राचीन बलित मोड़दार पर्वत है। यूराल पर्वत, अरावली पर्वतमाला, अपलेशियन पर पुराने बलित पर्वतों के उदाहरण है। जबकि जो चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो आपका एंडीज जो है वो आपका इसे छोड़कर बाकी क्या है, अपलेशियन और ये जो है आपके बलित पर्वत नहीं है। यानी कि बलित पर्वत आपका कौन का? एंडीज पर्वत। अगला देखिए ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित 23 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भ्रंशमूलक जो भूकंप होता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है, तो ये विध्वंसकारी होते हैं। ये भूकंप प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं पर आते हैं। इन भूकंपों के दौरान निकलने वाली जो ऊर्जा है अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है और इसके व्यापक क्षति होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भूकंप आता है तो कौन सी जो गैस है वो मुक्त होती है? तो रेडॉन गैस होती है, वो उस टाइम पे महसूस की जा सकती है। 24 नंबर क्वेश्चन है। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये होते द्वारे, यानी वातिमुख बोलते हैं इसे, फेमरोल्स बोलते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम रूप द्वारे या वातमुख होते हैं। ग्लेशियर गर्म जल के स्रोत हैं, इसमें इनमें समय समय पर गर्म जल फुहारे के रूप में निकलते हैं। ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित कीपाकार गर्त को क्रेटर कहा जाता है, जो कीप की तरह बना होता है। अपने ज्वालामुखी में देखा इस तरीके से कीप की तरह से बना होता है, ठीक है, तो इसे क्रेटर बोलते हैं और इसी में से द्वारे निकलते हैं इस तरीके से। तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं ज्वालामुखी के नाम से। देखिए टफ किससे संबंधित है? 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ज्वालामुखी राख होती है,
देखिए ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकली ज्वालामुखी राख के संपीड़न से गठित सेल का एक प्रकार है टफ, जो कभी कभी टूफा भी कहा जाता है, खासकर तब जब इस एक निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टूफा भी एक अलग प्रकार का सेल है। यदि किसी सेल में टफ का परसेंट 50% से अधिक है तो वो जो सेल है वो टफमय कहलाता है। देखिए ज्वालामुखी से आपके 2 क्वेश्चन इसी में पूछे गए, री एग्जाम में ही पूछ लिए गए, इसलिए ज्वालामुखी से जरूर क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए भ्रंश स्कार्प होता है, तो ये भ्रंश स्कार्प जो होता है 26 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये विवर्तनिक विस्थापन से बनते हैं। ये एक समतल या रैखिक क्षेत्र है जहाँ समतल के एक तरफ की चट्टानें दूसरी तरफ की चट्टानों से खिसक जाती हैं। ये आमतौर पर भूकंप से जुड़ी होती हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये सेस्मोग्राफ, आपने पढ़ा होगा। और देखिए ये सेस्मोग्राफ जो होता है ये इसे भूकंप लेखी भी बोलते हैं, कभी कभार हिंदी में दे देता है ना, तो आप याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश का। तो भूकंप की तीव्रता अवधि का पता लगाने के लिए सेस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाले हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जबकि बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब मापने में और मैनोमीटर का प्रयोग दाब के लिए किया जाता है। अगला देखिए 28 नंबर, देखिए आपका रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये भूकंप का। तो देखिए भूकंप से ही 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए हैं, जैसे कि इसे भूकंप मापी बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? ये TI 2 में ही पूछा गया है। तो आपका रिक्टर पैमाना ये देखिए मार्केली, ये आपका मार्केली होगा यहाँ पे। इसमें मार्केली भूकंप की तीव्रता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। भूकंप की गहनता का मापन भूकंप की तीव्रता और उसके परिणाम में निकाला जाता है। तो यहाँ पे तीव्रता नापना है, जहाँ तीव्रता भूकंप मापन की गुणात्मक इकाई है वहीं परिमाण मात्रात्मक इकाई होता है इसका। अगला देखिए 30 नंबर है, भूकंप से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आपके भूकंप से ही इतने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। देखिए भूकंप जो होता है ये ऊपरी में से एक से अधिक हो जाएगा। भूकंप में तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, जहाँ से भूकंप आता है। ठीक है, उसका मेन सोर्स वहीं से होता है। भूकंप की भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है, जिसे स्थानीय लोगों के मुख्यतः जनजाति व पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। तो ये ऐसा माना जाता है जब भूकंप आता है तो सबसे पहले जो जानवर होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं या मतलब 4 पैर वाले हो गए, उन्हें सबसे पहले इसकी जानकारी होती है। भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगें आपकी ध्वनि तरंगें होती हैं, याद रखिएगा। और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं ये प्रकाश तरंगों में पाई जाती हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगें, इसे पी तरंगें भी कहते हैं, ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। यस तरंगों की तुलना में पी तरंगें 66% अधिक तीव्र होती हैं। अगला देखिए द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, इन्हें यस तरंगें बोलते हैं यानी सेकेंडरी, और ये पी तरंगें मतलब प्राइमरी वाला। तो सेकेंडरी तरंगें भी कहा है, ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं। अगला देखिए धरातलीय तरंगें, इसे एल तरंगें बोलते हैं और लव तरंगें भी बोलते हैं इसे, और ये सबसे अधिक प्रभावशील होती हैं और सबसे लंबा मार्ग ये तय करती हैं। अगला देखिए अफवाह एवं नदियों के स्थित नगर, झीलें एवं जलप्रपात। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये खारी झील। इसे पलाया एक प्रमुख उदाहरण या खारी झील या सॉल्ट पैन होती है, जो उथली झील होती है। इसे प्याला, ये आपने देखा होगा प्याला इस तरीके से होता है, उथला हुआ। ठीक है, रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में जब किसी वर्षा जल जमा होता है तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती हैं। ऐसी उथली झीलों को ही प्याला झील भी कहते हैं। प्याला को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जो नमक स्लेट, नमक मार्श, सलार नमक पैन या क्षार प्लेट या शलीना है। अगला देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा कथन गलत है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इसमें गोला कर लेना है, क्योंकि इससे आपकी गलती के जो चांसेस हैं वो कम रहेंगे। तो पहला और तीसरा इसका गलत है, बाकी दूसरा और चौथा जो सम संख्या है वो सही है। देखिए विक्टोरिया झील जो है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। जो आपकी विक्टोरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी है और विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा 3 देशों केन्या, युगांडा और तंजानिया से लगती है। विक्टोरिया झील श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है। तो पूछा जाता है व्हाइट नील जो नाइल रिवर है इसका स्रोत कहाँ से है, मतलब ये कहाँ से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है और विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? देखिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। देखिए सुपीरियर जो झील है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। आप पश्चिम से
मतलब देख सकते हैं पूरब की ओर। तो देखिए आपका सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरन हो गया, इरी हो गया, ओंटारियो हो गया। ठीक है, तो ये कभी कभी क्रम से लगाने के लिए पूछ देता है कि आपको पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, तो उस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा। यहाँ पे ये पश्चिम रहेगा, ये आपका पूर्व दिशा होगी। ठीक है, इस तरीके से पहला आएगा आपका सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। ये 5 जिले हैं। अगला देखिए 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी, ये वेनेजुला आपके अमेजन नदी का एक हिस्सा है और ये सर्वाधिक विस्तृत एवं द्वितीय सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं पेरू, ब्राज़ील, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम के जल ग्रहण क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला देखिए महासागरीय जलधाराएं एवं महासागर। देखिए एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये आपके प्रशांत महासागर की सबसे फेमस धारा है, याद रखिएगा। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। अगला देखिए जल संधियां एवं महासागरीय जो गर्त हैं उससे संबंधित 36 नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो ये आपकी पनामा जो नहर है ये आपके महासागर जो आपका है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जिससे काफ़ी व्यापार भी होता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग है, ये पनामा देश में स्थित है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल एवं जो वायुमंडलों का घटक है संगठन है, इससे संबंधित जो फैक्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए आपका जो अधिकतम जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, यानी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से प्राप्त करता है। और जो अगर पूछा जाए पृथ्वी किससे गर्म होती है, तो ये लघु जो पार्थिव विकिरण होता है इससे पृथ्वी गर्म होती है। देखिए वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। पृथ्वी की जो सूर्य तप प्राप्त होता है वो लघु तरंगों के रूप में होता है। तो यही आपका देखिए जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी जो गर्म होती है वो लघु तरंगों में होती है, परंतु ये तरंगे वायुमंडल को गर्म नहीं करती हैं। जब ये तरंगे पृथ्वी से टकराकर दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में वापस वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उसे गर्म करती हैं। जब ये वापस टकराती हैं तो इसे आपको क्या करती हैं? गर्म करती हैं। यही दीर्घ पार्थिव विकिरण कहलाता है जब वापस जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट देखिए 38 नंबर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री जो पौधे के प्रकाश संश्लेषण से होता है। देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है। इसके पश्चात जंगल के पौधों से प्राप्त होता है। समुद्री पौधे जैसे फाइटोप्लैंक्टन, कैल्प, शैवाल इत्यादि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अगला देखिए तो 39 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। देखिए आपका इसमें आपका देखना है कौन सा इसमें सत्य है। देखिए ओजोन जो है आपका इसमें कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई वाला हो जाएगा। ओजोन O3 जो है मध्यम आवृत्ति वाली परावैगनिक के विकिरण को अवशोषित करती है। ये वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस है जो समताप मंडल में पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना? सबसे सिंपल क्वेश्चन है और इसमें भी लोग गलती करते हैं क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21%। 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और जो अन्य गैस है इसे 0.93 ये आपका आर्गन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्गन का भी परसेंटेज होता है। CO2 का 0.03, ठीक है 0.3 कभी मत कर देना, ठीक है बहुत हो जाएगी ये। और नियॉन और हीलियम इसी तरीके से इन्हीं गैसों में इसका परसेंटेज पाया जाता है, लगभग 1% में ही सब आती है। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी ये समताप मंडल में उड़ता है, मतलब उसे समताप यानी समान ताप चाहिए होता है इसलिए वो वहाँ से उड़ता है। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ये वायुमंडल की जो है दूसरी परत होती है, सबसे नीचे होती है क्षोभमंडल, फिर आपका होता है समताप मंडल और क्षोभमंडल के ऊपर मध्यमंडल के नीचे होती है पाई जाती है, यानी कि क्षोभमंडल और इसके बाद आपका आता है उसके ऊपर होती है मध्यमंडल, ठीक है मध्यमंडल के इसके नीचे और ट्रोपोस्फीयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर। इसमें से हवाई जहाज उड़ना आसान होता है। इसी परत में ओजोन परत का भी कंसंट्रेशन मिलता है इसमें। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ये मध्यमंडल का सबसे कम होता है, ठीक है इसके बाद फिर बढ़ने लगता है। ठीक है वायुमंडल में कई गैसों का सांद्रण पाया जाता है। ये सांद्रण भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर अलग अलग होता है। वायुमंडल में सबसे जो निचली परत होती है क्षोभमंडल स्थित है, यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं। इसका तापमान -58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जबकि समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक फैला है, जहाँ का तापमान लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मध्यमंडल की ऊंचाई लगभग 85 किलोमीटर होती है। इस परत में सबसे कम तापमान पाया जाता है, लगभग -90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आपका आता है बाह्य मंडल, जो आयन मंडल बोलते हैं इसे, आयनोस्फीयर बोलते हैं या बहिर्मंडल बोलते हैं।
तो इसमें बढ़ जाता है फिर से। अगला देखिए 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। देखिए आपका सबसे पहले क्या आएगा, क्षुमंडल, ठीक है, फिर आपका समताप मंडल, और फिर मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसे इंग्लिश में देखिए ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर आता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और घटते क्रम में देखिए ऑक्सीजन हो गया, फिर आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। अगला देखिए वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात। देखिए आपका इसमें मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 4 3 2 1। देखिए मैच इसमें दिया गया। फॉन जो है एक गर्म स्थानीय हवा है, चिनूक ये बर्फ खाने वाली हवा है, मिस्ट्रल ये आपकी ठंडी स्थानीय हवा है, घाटी हवा ये दैनिक हवा होती है। अगला देखिए 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो एक निम्न दाब का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा या बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार है। ये विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र होता है। अगला देखिए 46 नंबर है, शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए जलवायु एक घास का मैदान, जलवायु एवं घास के मैदान से संबंधित जो क्वेश्चन है। 47वां क्वेश्चन है, चित्रे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो देखिए आपका 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सवाना, सवाना घास मैदान। चित्रे हुए जो आपके घास के मैदान होते हैं सवाना कहते हैं। ये एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना घास के मैदानों में बिखरे हुए मध्यम आकार के पेड़ों के साथ एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं इसमें। अगला देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जीवोम या बायोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय जो झाड़ी वन होते हैं इसे वायोम बोलते हैं, चैपरल के रूप में जानते हैं। चैपरल पृथ्वी के प्रमुख वायोम में से एक है। इन क्षेत्रों में लंबी गर्म शुष्क जो शत्रु ग्रीष्मकाल और हल्की बरसात वाली सर्दियां होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता का मतलब है कि चैपरल पौधों और जानवरों के एक बहुत ही विविध संग्रह का घर है। चैपरल शब्द का प्रयोग आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े चैपरल क्षेत्रों में से एक कैलिफोर्निया में है। इसमें तटीय और मध्य कैलिफोर्निया दोनों का अधिकांश भाग शामिल होता है। अगला नेक्स्ट देखिए वन एवं मृदा से संबंधित क्वेश्चन 49 नंबर है। देखिए मरुद्वेद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। तो ये आपके मरुस्थल में ही पाए जाएंगे, ये कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है। और देखिए ये आपके स्थलों वनों अथवा मरुस्थलीय वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं जिसे मरुद्वेद शुष्क होते हैं। ये जो वनस्पतियाँ होती हैं ऐसे वास स्थलों में जल की अत्यधिक कमी होती है। इस प्रकार के पादप लंबी अवधि की शुष्क अनावृष्टि काल में भी जीवित रहते हैं। और मरुद्वेद जो होते हैं आपके इसमें तने कांटकों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कांटों में बन जाते हैं इसमें, जैसे कैक्टस इसका एक उदाहरण हो गया, नागफनी हो गया। फिर देखिए 50वां क्वेश्चन है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहलाता है इसे। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गली कटाव कहते हैं या गली इरेजन बोलते हैं। जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो उससे गहरे चैनल को गली कटाव या अवनलिका अपर्दन कहते हैं। तो इसका जो फेमस नाम है अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। जिन प्रदेशों की इनकी संख्या अधिक होती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। मृदा अपर्दन के प्रमुख जो चरण है बूंद अपर्दन, परत अपर्दन यानी शीट इरेजन बोलते हैं, रिल अपर्दन, अवनालिका अपर्दन और धारा चैनल अपर्दन, स्ट्रीम चैनल इरेजन बोलते हैं। अवनालिका अपर्दन या गली कटाव जो होता है, गली इरेजन होता है, से प्रभावित 4 बृहद क्षेत्र हैं। जैसे आपके पंजाब में शिवालिक क्षेत्र है, चंबल यमुना दोआब क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार का वो क्षेत्र है आपका, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है, गुजरात में खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है। अगला देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, निश्चालन प्रक्रिया संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यह ऊपरी में से एक से अधिक। देखिए इसमें ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतरास्त्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को निश्चालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले संस्तर में चले जाते हैं जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इस तरह के क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी जो होती है मृदा पाई जाती है अधिकांश। अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो 52 का देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जो अपजय
मृदा का निर्माण जो होता है अपक्षय प्रक्रिया से होता है। अपक्षय या अपरदन के कारकों का चट्टान में विघटन होता है। चट्टान के अपक्षयित पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया आदि का समावेश होता है। नेक्स्ट है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। मतलब नवीनीकरण जिसे आप रिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये देखिए इसमें कोयला, ये भी आपका अनवीनीकरण है, ठीक है, परंपरा से चला हुआ आ रहा। और आपका नाभिकीय ईंधन पेट्रोलियम, इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे आपका जो सौर ऊर्जा है ये आपका नवीनीकरण है। देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा हो गई, महासागरीय ऊर्जा इत्यादि, ये सभी आपकी क्या है, जो है आपकी नवीनीकरण है। अनवीनीकरण में क्या है, जैसे कोयला ये परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, नाभिकीय ईंधन पेट्रोलियम, ये सभी क्या है अनवीनीकरण ऊर्जा, किसी न किसी दिन इनका भंडारण खत्म हो जाएगा। अगला देखिए 54 नंबर, बायोगैस का प्रमुख जो घटक है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा मेथेन, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है मेथेन का। और जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनको, उनके मुंह से भी ये जो गैस निकलती है वो मेथेन हो जाती है। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि पाए जाते हैं। बायोगैस एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के टूटने से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है, यानी कि जो आपका रिन्यूअल है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत प्रकृति से उत्पन्न होते हैं जिन्हें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत बायोमास हो गया, भूतापीय ऊर्जा होगी, सौर या पवन इत्यादि ऊर्जाएं पाई जाती हैं। जबकि परमाणु ऊर्जा जो होती है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि ये एक सीमित भंडार है, इसका दोहन मतलब बहुत ही लिमिटेड करना होगा। बाकी जो आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा है तो इनको आप कितना भी यूज़ करें ये खत्म नहीं होगी, और इसे आप गैर परंपरागत बोल सकते हैं। ट्रिक याद करने का ये है कि आप जो मतलब काफ़ी समय से जो चली आ रही है उसे परंपरा कहेंगे। परंपरागत यानी जैसे कोयला आपका ईंधन है एक तरीके का, पेट्रोलियम है, तो ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, तो ये आपके अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। इस तरीके से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। 56वां क्वेश्चन है आपका, देखिए बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक क्या है, ऑप्शन नंबर सी ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र है। देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है, और चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम और गैलीनियम का अयस्क है। बहुत पूछा जाता है कि बॉक्साइट जो होता है वो किसका अयस्क है। बॉक्साइट अवसादी चट्टान में पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो आप भारत में पूछे तो आपका उड़ीसा हो गया, पूरे विश्व में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर चीन हो जाएगा। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, फॉसिल जो होते हैं अब जीवाश्म ईंधन के किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका गैर नवीनीकरण हो रहा है, मतलब ये नवीनीकरण नहीं है। जैसे आपका जीवाश्म ईंधन में इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद समाप्त हो सकते हैं, वो गैर नवीनीकरण कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, इनका उपयोग स्थायी रूप में नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आपका जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया इत्यादि। अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए सिलिका एवं मैग्नीशियम। किसी महासागर के ऊपरी परत को ही मैग्नीशियम यानी महासागरीय परपटी कहते हैं। महासागरीय परपटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक जैसे सिलिका हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें कायांतरित चट्टानों का अभाव होता है। इसके विपरीत महाद्वीपीय भू परपटी में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं कायांतरित चट्टानों की प्रधानता होती है। इस परपटी की मोटाई होती है 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला देखिए मानव प्रजातियां जो है 59 नंबर है, अन्य आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं, तो 59 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए अनादिवासी बस्तियों को अनौपचारिक बस्ती के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व में लगभग अरबों लोग अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। जो अनौपचारिक बस्तियों को औपचारिक कानूनों और विनियमों के बाहर बने खराब गुणवत्ता वाले घरों एवं झुपड़ियों द्वारा परिभाषित किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है, कि आपका अफ्रीका की जो रिफ्ट घाटी है जिसे मानव का उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है। यानी लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रोलैपिथेकस नामक वानरों के एक जीन से हुआ था जो मानव की उत्पत्ति हुई थी। इन जीवाश्मों को पूर्वी अफ्रीका एवं अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से के क्षेत्र से प्राप्त किया गया था। अगला देखिए 61 नंबर, जनसंख्या घटने से मानव भूमि का जो अनुपात है वो बढ़ेगा। ठीक है, जनसंख्या घटेगी तो उसका मानव की भूमि का अनुपात बढ़ेगा। देखिए मानव भूमि ये आपके जो विभिन्न देशों की जनसंख्या की तुलना में सामान्यतः उन देशों की जनसंख्या के घनत्व के अनुपात के रूप में की जाती है। इस विधि के मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के वितरण को देश के क्षेत्रफल में
समान रूप से वितरित मानते हुए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या समाहित होती है के अनुसार गणना की जाती है। अगला देखिए, कृषि एवं पशुपालन संबंधित। देखिए, सुनहरा रेशा अभिप्राय है ऑप्शन नंबर सी, ये पर्सन से संबंधित है। ठीक है, तो ये गोल्डन फाइबर इसे बोलते हैं। और इसका देखिए सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होने के कारण जूट को सुनहरे रेशा से अभिहित किया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। अगला देखिए, 63 नंबर है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, ये बोलते हैं किसजी। तो इसे किसजी यानी खानाबदोश। ठीक है, तो आपने इतिहास पढ़ा होगा, खानाबदोश का तंबू किसजी यानी कहलाता है। खानाबदोश से तात्पर्य उन लोगों से हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला देखिए, 64 नंबर, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देशों का सही युग्म। सेम इसमें भी है, जैसे चलवासी है इसी तरीके से कृषि भी होती है चलवासी तरीके की। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, लद्दाख, ये मलेशिया में, ये सही युग्म है। और देखिए इसे झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में आपके झूम खेती बोलते हैं इसे। और देखिए आपके मलेशिया एवं जावा में लद्दाख बोलते हैं, श्रीलंका में चेन्ना बोलते हैं, मैक्सिको में मिल्पा या कोनूल या कोमिले बोलते हैं, थाईलैंड में तमराई बोलते हैं, म्यांमार में तुंगिया, कांगो में मसूने आदि नामों से जाना जाता है। और भी देखते हैं इसमें आपके भारत में क्या बोलते हैं इसे। तो देखिए वेबद हियार, ये बुंदेलखंड में, दीपा बस्तर जिला, बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोंडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी आपके पश्चिमी घाट में। अब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो विविध में आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्टाइट एवं सेलेक्टमाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो देखिए आपके ये ऑप्शन नंबर सी, स्नो बर्फ के एक्शन के द्वारा बनती हैं। तो इस तरीके से बनती हैं, कुछ ऊपर होती हैं कुछ नीचे होती हैं, इस तरीके से। देखिए सेलेक्टाइट जो होते हैं, कंदराओं में चूने युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का जो निर्माण होता है वो सेलेक्टाइट होता है। और सेलेक्टमाइट जो होता है तो आपका कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूने के मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना जो होती है वो सेलेक्टमाइट होती है। मतलब नीचे से जो बनती है, ऊपर जो बनती है वो सेलेक्टाइट होती है, नीचे से आपके सेलेक्टमाइट होती है। अगला देखिए, जब कभी सेलेक्टाइट एवं सेलेक्टमाइट आपस में मिल जाती हैं तो उस संरचना को कंदरा स्तंभ कहते हैं। रोहतास पठार, कुटुमसर गुफा, चित्रकूट आदि में ये कंदराएं पाई जाती हैं। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें खोजकर्ता और जन्म स्थान पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसका 3, 4, 2, 1 इसका सही हो जाएगा। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इटली का था, इसमें जन्म हुआ था इसका। और जैक्स कार्टियर, ये आपके फ्रांस का। सर फ्रांसिस ड्रैक जो है यूनाइटेड किंगडम का। फर्डिनेंड मैगलन, ये आपके पुर्तगाल का। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, थॉन्डिक युक्त महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये म्यांमार में। थॉन्डिक युक्त जो आपका महोत्सव है म्यांमार का प्रकाश महोत्सव भी कहा जाता है। म्यांमार के लोग हर साल पूर्णिमा के दिन ये त्यौहार मनाते हैं। अगला देखिए 68 नंबर, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तल का फैलाव। देखिए सामान्य स्थिति में समुद्र तल का फैलाव महाद्वीपीय भूमि में दरार के रूप में शुरू होता है। 1960 के दशक के शुरुआत में भूवैज्ञानी हैरी हैस ने समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना को रखा, जिसमें मध्य महासागर की चोटियां एवं बेसाल्टिक मैग्मा से समुद्र तल का निर्माण शामिल था। कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक गहरे समुद्र की खाइयों की ओर बढ़ता है, जिससे वह जलमग्न हो जाता है। जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ चल जाता है तो यहाँ नई परतों का निर्माण होता है। क्योंकि ये प्रक्रिया चलती रहती है तो इससे नई परतें बनती रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए आपका जो विश्व का भूगोल है वो कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में। इससे पहले मैंने भारत का भूगोल कंप्लीट कर दिया था। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको TRE 4.0 की जो तैयारी है मैं आपको इसी चैनल से करा दूँगा। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपके एग्जाम हुए थे, उन्हें एनालिसिस किया हुआ पूरा एक एक क्वेश्चन मैंने बताया कि कहाँ से आपके किस बुक से पूछा गया है। तो आप हो सके तो आप जाके देख लीजिएगा वीडियोस, आपका काफ़ी उद्धार हो जाएगा उससे। और अपने ग्रुप्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा तो किसी का भी भला हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।